वेद अतीत के अवशेष नहीं, भविष्य के प्रकाश पुंज है। ये अतीत को भविष्य से जोड़ना ही वैदिक विद्या केंद्र का उद्देश्य है। तो ये जो वैदिक विद्या है, इस विद्या को किस तरीके से समझा जाए और किस तरीके से आज के जीवन में सभी के लिए इसका लाभ उठाया जा सके, उस विकल्प का नाम, उस प्रयास का नाम वैदिक विद्या केंद्र है। कुछ विशिष्ट अतिथियों को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूँगा भ्राता विनय जी से कि आप आएँ और 5-7 मिनट के लिए अपने शुभ आशीष हम लोग के सामने रखें। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। मंच पर उपस्थित आदरणीय स्वामी जी महाराज, स्वामी देवव्रत सरस्वती जी, आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, आदरणीय भाई प्रकाश जी, भाई देवेंद्रपाल जी, भाई वाचुनिधि जी और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय भाई पीयूष जी और उपस्थित आचार्य सूर्य देवी जी और सभी महानुभाव जो मंच के समक्ष समस्त सामने की ओर उपस्थित हैं। भाई अरुण अब्रोल जी बैठे हैं, आदरणीय भाई कृपाल जी दिल्ली से हैं और अनेक महानुभाव कलकत्ता आदि से आए। मैं सभी को नमस्ते करता हूँ। ऋषि दयानंद सरस्वती जी का दक्षिण भारत में कभी आना नहीं हो पाया और यही कारण रहा कि दक्षिण भारत में आर्य समाज कभी बहुत गहराई से अपना संगठन खड़ा नहीं कर सका। जहां जहां ऋषि दयानंद गए वहां वहां पे आर्य समाज का संगठन खूब फला फूला। पूरे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां जहां पर उनके कदम पड़े। गुजरात में वो वापस नहीं लौटे ज्यादा, क्योंकि उनको लगता था कि मेरा जन्म स्थान है, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, इसलिए गुजरात भी वो वापस नहीं गए। इस कारण से गुजरात में भी आर्य समाज का उतना बड़ा संगठन नहीं बन सका जो कि उनका जन्म स्थान है, जितना बड़ा संगठन अन्य स्थानों पर बन गया। लेकिन एक बचपन से एक पंक्ति, एक गीत की सुनते आते थे, आप सब लोगों ने भी सुनी होगी। एक गीत था, तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए। सुना प्रकाश जी? बहुत गीत सुना। हैरत में लोग पड़ गए, दुनिया ने सर झुका दिया, धन्य है तुझको ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया। मैं विचार कर रहा था, जब डीएवी स्कूल की बेटियां यहाँ पर प्रदर्शन कर रही थी, संस्कृत में पूरी नाटिका वेद और विज्ञान की दिखा रही थी और उसके पश्चात में पंचमहायज्ञ के विषय में और बाद में जिन विषयों को लेकर के उन्होंने पूरी नाटिका को दिखाया, मैं समझ रहा था कि ऋषि दयानंद ना होते तो क्या आज ये विचारधारा दक्षिण के इस पौंडीचेरी के इस स्थान पर, क्या ये विचारधारा को यहाँ पे प्रस्तुत करने का कोई कारण बन पाता? बंधुओं, दयानंद की सोच आज हमें कहाँ से कहाँ ले जा रही है, इसका जो आगे ले जाने का जो श्रेय दक्षिण भारत में, खासकर इस क्षेत्र में मैं कहूँगा, तो आज उनको स्मरण करना हमें चाहिए। आदरणीय श्री जयदेव आर्य जी, जिनके कारण से दक्षिण भारत में एक ऐसे संस्थान का उदय हुआ चेन्नई के अंदर, आर्य समाज चेन्नई, और उसके माध्यम से डीएवी ग्रुप चेन्नई, जिनके पूज्य पिताजी को ये श्रेय प्राप्त है। वे इस संस्थान के आज सम्मानित प्रधान हैं, राजीव जी। मुझे दिख तो पा नहीं रहे क्योंकि रोशनी इतनी ज्यादा, शायद किसी कार्यवश अपने कार्य में होंगे, तो आज हम उनको स्मरण जरूर कर लें, जिनके माध्यम से इस बड़े काम की नींव पड़ी। और नींव पड़ना बड़ी बात नहीं है बंधुओं, जैसे अभी उन्होंने बताया, नींव तो रख दी जाती है। उस नींव पर जो भवन खड़ा हुआ आर्य समाज चेन्नई का, उसके बाद डीएवी स्कूल चेन्नई के, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसमें जो विस्तार हुआ, विस्तार के बाद उसका और ज्यादा विस्तार हुआ, और उसके पश्चात जो जिम्मेदार लोगों के हाथ में ये सब काम आया, भाई ललित जी हैं, भाई राजीव जी हैं, और जिनकी नाम की चर्चा भी सभी वक्ताओं ने की, जिन्होंने अपना पूरा समय, एक युवावस्था का समय देना आसान काम नहीं हुआ करता, जब गृहस्थ का आरंभिक काल हो, खासकर उस समय बालक छोटे हैं, अभी वानप्रस्थ की आयु नहीं है। लेकिन अगर मैं उन माता जी को नमस्ते करूं, यहाँ पर नमस्कार करूं अपने आप सभी की ओर से, जिनके 2 पुत्र यहाँ पर इतनी जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, पूज्य माता जी भी से यहाँ पर हैं, भाई पीयूष जी और विकास जी, तो मुझे लगता है कि हम कुछ गलत नहीं करेंगे, अतिशोक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि भवन तब काम कर रहे होते हैं जब उनके अंदर आत्मा
चल रही होती, क्योंकि आत्मा काम कर रही होती, नहीं तो शरीर भवन एक मृत शरीर की तरह से है बंधुओं, ध्यान देना। ये पूरे भवन मृत शरीर ही होते हैं अगर ये 4, 5, 6 आत्माएं अगर उसमें पूरी तरह से जान ना डाल देती। कहना आसान है, 2 साल में बन गया, क्या जी पैसा था बन गया, ना भैया, बिल्कुल गलत मत सोचना। पैसे से ना भवन बना करते, पैसे से ना संस्थाएं चला करती। हाँ, पैसा बड़ा रोल तो अदा कर सकता है, लेकिन उसकी जो ड्राइविंग सीट पर जो लोग बैठे हैं वे अत्यंत निष्ठावान, और एक्चुअली ये सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, समझ लीजिएगा। हम सभी संस्थान, हमारे उत्तराखंड सभा के मंत्री जी भी यहाँ बैठे, चंद्र प्रकाश जी, मुंबई के बैठे हमारे महानुभाव, कलकत्ता से अरुण जी आए, हम सब संस्थाएं चला रहे हैं। संस्थाएं बढ़ती हैं तब जब उसके अंदर रक्त डाला जाता है, अपने खून से उसके सींचा जाता है, तब बढ़ती हैं, वैसे संस्थाएं नहीं बढ़ा करती। इसलिए उसको सीखने की इच्छा से मैं महीने पहले यहां पर आया था, तसल्ली से देखा, समझा, गहराई से सुना, बैठ करके बातचीत हुई। किस लिए, क्या करना चाहते हैं हम? ये स्कूल नहीं है। जितनी भी स्कूल चलाने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, 5वां स्कूल ही खड़ा करती हैं, कॉलेज ही खड़ा करती हैं, इंस्टीट्यूशन खड़ा करती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा करती हैं, मेडिकल कॉलेज खड़ा करती हैं, ताकि उनसे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आय बढ़ती रहे। परंतु जो सोच लेकर के एक विद्यालय को चलाने वाले इतने बड़े संगठन ने यहां पर जिस सोच को लेकर के मानव निर्माण, ये जो बैठे हैं आपके सामने बालक, इस निर्माण के कार्यों को लेकर के अगर कोई इतनी बड़ी संस्था ने इतने बड़ा विचार को लेकर के इतना भव्य भवन का निर्माण किया है, तो मुझे लगता है उससे अधिक सार्थकता इन संस्थाओं के साधनों की हो ही नहीं सकती। एक बार करतल ध्वनि द्वारा पूरे इस टीम के लिए आपसे चाहूंगा जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरी टीम के लिए आभार करो। पहला आभार सोच के लिए, सोच होना, पैदा होना। देखो यहाँ 2 चीजें हैं। पौंडीचेरी में हमारा कोई संस्थान नहीं था, खोला था भाई वाचुनिधि जी के प्रयास से। मुझे सौभाग्य है जिस दिन उस संस्थान की नींव रखी गई थी सन 2005 में, तब भी मैं यहाँ पर था। जब इस नए की नींव रखी गई तब भी मैं यहाँ पर था, और आज भी आपके बीच में हूँ। इसलिए अब मैं बस अपनी बात को शॉर्ट कर देता हूँ। हम सबकी जिम्मेदारी है इस बात के लिए कि अब ये जो भवन है ये जस्टिफाई हो, इसका एक एक कोना पूरे समय उपयोग होता रहे, लगातार उपयोग होता रहे, कभी भोजनालय खाली ना रहे, एक भी रूम खाली ना रहे, कोई ध्यान कक्ष खाली ना रहे, और सुबह शाम दोनों समय यहाँ पर यज्ञ होता रहे। इसके लिए जो योजना है वो बहुत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। शिविर, कैंप्स, अलग अलग वर्गों के कैंप्स, आपके विद्यालय चलते हैं उनके बच्चों को यहाँ लाइए, उनके कैंप्स यहाँ पर होंगे। आप विद्यालय चलाते हैं उनकी टीचर्स के कैंप यहाँ लगाइए। आप संस्थाएं चलाते हैं उनके अधिकारियों का कैंप यहाँ लगाइए। आपके 8, 10, 20 परिवार हैं, उन परिवारों के बच्चों के सहित पारिवारिक कैंप यहाँ पर लगाइए। और जब लगातार हमारे परिवार, हमारे विद्यालयों के टीचर, हमारे विद्यालयों के हमारे जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, उन बच्चों के परिवार जब अब मल्टीपल रूप से इन सारे भवनों में आना शुरू हो जाएगा, उस दिन हमें लगेगा कि हाँ अब ये सार्थकता की ओर जा रहा है। तब हमें ये कहने को, हमें इनके सामने कहना पड़ेगा अब ये भवन छोटा पड़ने लगा। और वास्तव में 150 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर ये जो भवन है ये छोटा पड़ना ही चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम राजीव जी पर और पीयूष जी पर टाल नहीं सकते। वो जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी। मैंने एक निवेदन किया था कि भी शुरुआत हम करेंगे। हमने दिसंबर में दिल्ली का स्वाध्याय शिविर यहाँ पर रख दिया है। दिल्ली सभा 3 बार, साल में 3 बार स्वाध्याय शिविर चलाती है। अलग अलग स्थानों पे जाते हैं लोग। 3 दिन का, 6 दिन, 5 दिन का स्वाध्याय शिविर यहीं पर रहेगा। ऐसे ही अगर अलग अलग प्रांतों के लोग, एक आर्य समाज भी अपने 50 लोगों को ला करके यहाँ पे लगातार, हमारे कितना बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय स्वामी मुक्तानंद जी का आपको सानिध्य यहाँ पर मिलेगा। इतने अच्छे ब्रह्मचारियों का यहाँ पर वेद पाठ निरंतर आपको सुनने को मिलेगा। और वातावरण तो जो हो पांडिचेरी का है ही। इसलिए मैं अधिक ना कहूंगा, बस इन्हीं शब्दों के साथ कि जिस यज्ञ में आहुति देने की शुरुआत करनी थी आर्य समाज चेन्नई ने कर दी है, और उस यज्ञ में निरंतर उसको चलाए रखने के लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। लगातार यहाँ पर कभी बंबई सभा की ओर से, कभी उत्तराखंड सभा की ओर से, कभी उत्तर प्रदेश सभा की ओर से, कभी दिल्ली सभा की ओर से, कभी हरियाणा, कभी मध्य भारत सभा की ओर से, भाई प्रकाश जी बहुत पूरे देश में जाते हैं, लगातार जाते हैं।
मैं उनसे भी आग्रह करूंगा वो जहां भी जाएं वहां यहाँ के लिए कहें कि वे आप अपने लोगों को लेकर के यहाँ पर जाएं, परिवारों को लेकर के यहाँ पर आएं, अपने परिवारों के बच्चों के संस्कार करवाने हो अगर आपको, अगर वो व्यवस्था यहाँ बन सके पीयूष जी, कि अपने रिश्तेदारों को लेके आए थोड़े से, उनको यहाँ रखें और बच्चे का नामकरण संस्कार और मुंडन संस्कार उसकी यहाँ व्यवस्था होगी। ये अपने आप में दक्षिण भारत में जो हम कहते थे ना कि दक्षिण भारत में आर्य समाज का प्रभाव और प्रचार उतना अधिक नहीं है, मुझे लगता है आने वाली सदी में दक्षिण भारत में प्रचार और प्रभाव दोनों फैलेंगे और उनको फैलाने का श्रेय दो महानुभावों को जाएगा। पहला जो इनको बनाने वाले हैं और दूसरा जो हम सब लोग मिलकर के इसको चलाने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में दिल्ली आर्य सभा की ओर से भाई धर्मपाल आर जी आ नहीं सके उनकी ओर से भी और हमारे सभी पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आर्य समाज चेन्नई की टीम का कि उन्होंने इतने बड़े प्रकल्प को एक मूर्त रूप दे दिया है और अब इससे उत्पादन आरंभ होगा। उत्पादन जैसे फैक्ट्री बन गई है, अब उत्पादन आरंभ होगा और वो उत्पादन ऋषि दयानंद के मंतव्यों को देश दुनिया में फैलाने के लिए हर प्रकार की मैं समझता हूं कि जो जरूरतें होंगी उनको पूरी कर सकेगा। अंतिम छोटी सी बात, ये जो बालक यहाँ बैठे हैं और ये ब्रह्मचारी बैठे हैं, भाई आपसे निवेदन कर रहा हूं जितने बालक यहाँ बैठे हैं, अपने मन में एक विचार करके रहना कि ये सौभाग्य मुझे मिला और मैं हम में से एक एक ब्रह्मचारी, देखिए एक योगी आया था यहाँ पर और योगी का आप सब लोग नाम जानते हैं, योगी अरविंद, लेकिन बहुत कुछ लोगों को जानकारी है कि योगी अरविंद के आने की प्रेरणा अगर कोई थी तो उस प्रेरणा का नाम मालूम है क्या था? ऋषि दयानंद सरस्वती थे। वो लंबी इतिहास में नहीं जाऊंगा कि इन परिस्थितियों के कारण से उनको यहाँ आना पड़ा, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, स्टोरी अलग है, कभी समय मिलेगा बताऊंगा, जनवरी के 3 दिन के जब रहूंगा तब बताऊंगा आपको क्यों योगी अरविंद को यहाँ पर आकर के अपना काम आरंभ करना पड़ा। कुछ बातें उन्होंने ऋषि दयानंद की बातों को आगे बढ़ाया, लेकिन आगे की कहानी अलग है। लेकिन अब हम एक एक तुम में से जितने भी बंधु यहाँ बैठे, नौजवान साथी यहाँ बैठे, विचार करके देखना, एक अकेले योगी अरविंद ने आकर के ऋषि दयानंद से प्रेरणा लेकर के कितनी बड़ी दुनिया में एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया अपनी संस्था का और अपने विचारधारा का। वो विचारधारा वेद के काफी हद तक निकट है। आप में से अपने विचार कर लो, मेरे को भी बस एक विचारधारा, वेद की विचारधारा का प्रचार और प्रभाव पूरी दुनिया में फैलाने जितनी योग्यता यहाँ पर मुझे प्राप्त करनी है, परमात्मा मुझे ऐसी शक्ति दे। हम सबका आशीर्वाद आप सबके साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में समस्त सारे जगत की ओर से, भाई देश दुनिया की आर्य समाजों की ओर से भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये संस्थान निरंतर और उन्नति करता रहेगा और हमेशा लाइव बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों द्वारा इस टीम का पुनः आभार है, पुनः धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद। पिछली बार जब आए थे तो इन्होंने कहा था कि शिक्षकों के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए या देते हुए यहाँ पर शिविरों का आयोजन हो, और आज जो इन्होंने बात कही कि परिवारों को आमंत्रित किया जाए और जो अपने संस्कार इत्यादि इधर करवाएं सामूहिक रूप से, तो दोनों ही बात हम लोगों को मन से स्वीकार्य है और उस दिशा में हम लोग कार्य कर भी रहे हैं। तो पहला हम लोगों का जो कार्यक्रम होगा वो सामूहिक वानप्रस्थ का कार्यक्रम होगा 22, 23, 24 जनवरी को। और जो परिवार वानप्रस्थ आश्रम लेना चाहते हो, लेने की इच्छा रखते हो, ज़रूरी नहीं 22, 23, 24 को वो लें, परंतु जानना चाहते हो कि ये है क्या, तो उनको आमंत्रण है। पर अन्य भी जो संस्कार है, जैसा भ्राता विनय जी ने कहा, वो भी यहाँ पर हो सकेंगे। आपका इस बात के लिए भी आभार कि आपने पहल करते हुए दिल्ली सभा का पहला आयोजन यहाँ पर दिसंबर में रखा है और उन्होंने सभी सभाओं से अपील की है, उनको प्रोत्साहित किया है कि वो भी अपना कार्यक्रम, भले ही ये दूर है, परंतु मैं हमेशा ये कहता हूँ ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे देश में हैं जहाँ की 2 घंटे की फ़्लाइट लो तो भी अपने ही देश में, 3 घंटे की फ़्लाइट लो तो भी अपने ही देश में लैंड करेंगे। तो यूरोप जैसा देश हो तो 3 घंटे में तो आप अलग कॉन्टिनेंट में पहुँच जाएंगे। तो ये जो सौभाग्य है ये अपनी सीमा नहीं बन सकता। तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम का तो वैसे भी नारा है, तो कोई सीमा ही नहीं है। तो दूरी की सीमाओं को लांघते हुए इस संस्था का उपयोग आप सभी, और आप सभी तो करेंगे ही, पर सभी सभाएं और आर्य समाज देश भर की करेंगी।